वेलकम बैक एवरीवन। देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और 6 टेस्ट वीडियो में हमने 6 क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है ओल्ड वाली वो कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 वीडियो को देख लेना। और ये 7वां वीडियो है, तो ये टेस्ट नंबर 7 है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, यूपीएससी लेवल में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। आरबीआई द्वारा ग्रीन बॉन्ड के लिए रूपरेखा पेश की गई है। ब्लू बॉन्ड जल प्रबंधन और समुद्री क्षेत्र से संबंधित है, जबकि पीला बॉन्ड सौर ऊर्जा से संबंधित है। ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों के साथ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के ढांचे को संरेखित करने के लिए रूपरेखा जो है पेश की गई है। देखिए ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, यूपीएससी एक आधा सवाल कर लेती है इन पर। ठीक है, पहले ही गलत है, आरबीआई नहीं बल्कि सेबी होगा, बाकी दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो गया बी। देखिए बाजार नियामक सेबी ना कि आरबीआई, सेबी ने जो है हाल ही में टिकाऊ वित्त के नए तरीकों के रूप में नीले और पीले बॉन्ड की अवधारणा को पेश करके ग्रीन बॉन्ड के ढांचे को मजबूत किया है, तो पहला वाला गलत है, आरबीआई नहीं सेबी होगा। ब्लू बॉन्ड जो है वो जल प्रबंधन और समुद्री क्षेत्र से संबंधित है, जबकि जो पीला बॉन्ड है वो सौर ऊर्जा से संबंधित है। ये हरित ऋण प्रतिभूतियों की उपश्रेणियां हैं, तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। देखिए ये जो उपाय हैं वो भारत के साथ साथ दुनिया भर में स्थायी वित्त में बढ़ती रुचि की पृष्ठभूमि में किए गए हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन यानी आईओएससीओ द्वारा मान्यता प्राप्त अद्यतन ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स के साथ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के मौजूदा ढांचे को संरक्षित करने की दृष्टि से जो है किए गए हैं, तो तीसरा वाला भी सही है। ठीक है, थोड़ा गला खराब है मेरा, तो कुछ वर्ड्स में दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। महापौर या मेयर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए किसी शहर का जो मेयर होता है उससे सवाल है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में शहरों के मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है और मेयर जो है वो शहर का प्रथम नागरिक होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है वैसे ही। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? मेयर या महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित नहीं है। ठीक है, 1 से 5 वर्ष है, अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है, तो पहला वाला गलत है। बाकी किसी शहर का प्रथम नागरिक मेयर ही होता, तो दूसरा वाला करेक्ट है, तो बी है केवल। देखिए भारत में शहरों के मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष से 5 वर्ष तक भिन्न होता है, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, स्थानीय नागरिक निकाय को नियंत्रित करता है और अलग अलग शहरों में मेयर का निश्चित कार्यकाल अलग अलग होता है। मेयर शहर का प्रथम नागरिक होता है, तो दूसरा वाला करेक्ट है। मेयर की 2 विविध भूमिकाएं हैं। औपचारिक समय के दौरान शहर की गरिमा का प्रतिनिधित्व करना व उसे बनाए रखना, और एक कार्यात्मक क्षमता में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नागरिक सदन की चर्चाओं की अध्यक्षता करना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन क्या है? मीथेन चैलेंज यूएनईपी द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों को लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल है जो परिचालन दक्षता में सुधार करती है और मीथेन उत्सर्जन को कम करती है। यह तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों के लिए बाध्यकारी है। कुछ वर्ड्स के लिए हैं जो की पॉइंट है। ठीक है, कलर चेंज किया है मैंने, लेकिन एग्जाम में नहीं होगा ऐसा, तो वर्ड्स पकड़ना। यूपीएससी सिविल सेवा के जब आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाओगे तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न। तो मीथेन चैलेंज पहली बात तो यूएनईपी का नहीं है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का नहीं है। ठीक है, यूएस पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का है। बाकी सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, स्वेच्छा से होता है इसमें, तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये डी है इसका आंसर। तो मीथेन चैलेंज जो यूएनईपी नहीं बल्कि अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों को लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की एक पहल है। ठीक है, जो परिचालन दक्षता में सुधार करती है और मीथेन उत्सर्जन को कम करती है। तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा भी गलत है क्योंकि यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, ना कि बाध्यकारी।
जहां ईपीए मीथेन चैलेंज पार्टनरशिप के माध्यम से तेल और गैस ऑपरेटरों के साथ साझेदारी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एक रिपोर्ट पूछी जाती है जरूर यूपीएससी में। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, वैश्विक पर्यावरण सुविधा या विश्व मौसम विज्ञान संगठन? द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये है WMO की, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जो है द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है, तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में दो कथन है यहाँ पर। देखिए, सर्वेक्षण पूर्वानुमान के साथ वर्ष के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक वित्तीय रिपोर्ट प्रदान करता है। यह कृषि, बेरोजगारी से लेकर बुनियादी ढांचे तक हर चीज को छूता है। इकोनॉमिक सर्वे में सब शामिल है। बिल्कुल करेक्ट है, यहीं करेक्ट कर देते हैं पहला स्टेटमेंट। और यह आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, तो स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिया मैंने, लेकिन अलग से ही पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, कौन तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे को, आर्थिक सर्वेक्षण को? आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे है क्या? सर्वेक्षण पूर्वानुमान के साथ वर्ष के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक वित्तीय रिपोर्ट प्रदान करता है, और यह कृषि से लेकर बेरोजगारी से लेकर बुनियादी ढांचे तक हर चीज को छूता है। ठीक है, इसके दायरे में सब आता है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। यह आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है, और सर्वेक्षण में शामिल टिप्पणियां या नीतिगत समाधान सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व यूनानी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसे यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, और हिप्पोक्रेटस जो थे वो यूनानी चिकित्सा पद्धति के जनक थे। ठीक है, उनको यूनानी चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को। क्या सत्य हैं दोनों बातें? बिल्कुल, ये दोनों की दोनों बातें करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। इसे यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है विश्व की सबसे पुरानी उपचार पद्धतियों में से एक है, जिसकी शुरुआत हुई थी ग्रीस से यानी यूनान से। लेकिन भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली में तिब्बतिया कॉलेज की स्थापना करके यूनानी चिकित्सा का पुनरुत्थान करने का श्रेय जो है हकीम अजमल खां को ही जाता है। हिप्पोक्रेटस को जो है इस चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है, यानी यूनानी चिकित्सा पद्धति का। और भारत में इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुई। ठीक है, अर्थात इसका इस्तेमाल जो है मुगल कालीन भारत में भी किया जा चुका है। और इस वर्ष यानी 2023 की जो थीम है इस दिवस की, वो क्या है? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अल्जामिया तुस सैफियाह समाचारों की सुर्खियों में था। यह निम्नलिखित में से किस मुस्लिम समुदाय से संबंधित है? बोहरा समुदाय, बरेलवी समुदाय, हनफी समुदाय, बहाबी समुदाय? अल्जामिया तुस सैफिया, इसका संबंध है बोहरा समुदाय से, ये है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई के मरोल में अल्जामिया तुस सैफियाह यानी सैफी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। अल्जामिया तुस सैफिया दाऊदी बोहरा समुदाय का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, और परम पावन सैयदा मुफदल सैफुद्दीन के मार्गदर्शन में यह संस्थान बोहरा समुदाय की सीखने की परंपराओं और साहित्यिक संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहा है। और 2 सदियों से भारत में काम कर रहे इस शैक्षणिक संस्थान के दुनिया में 4 कैंपस हैं। ठीक है, यह अरबी अकादमी भारत, पाकिस्तान और केन्या में इस्लामी शिक्षा देता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, कौन सा इसमें सही होगा। भारत में कृषि गतिविधियों से अर्जित आय पर इनकम टैक्स है, आयकर लागू है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। कर परिहार एक कर बिल को कम करने के लिए नियमों के अपवाद या अपवाद का लाभ उठाकर या कर कोड की एक अनपेक्षित व्याख्या को अपनाने की कानूनी प्रथा है। यूपीएससी के पेपर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे, उनके स्टेटमेंट जो पढ़ने से ही पता नहीं चलेंगे कि है क्या, ये बाउंस मारेगा। ठीक है, तो या तो छोड़ देना उसको, या फिर देखना कि एलिमिनेशन हो रहा नहीं, जैसे कि पहले में हो रहा है। भारत में कृषि गतिविधियों से अर्जित आय पर कहाँ इनकम टैक्स लागू है, आयकर थोड़ी लागू है। गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि दूसरा वाला करेक्ट है केवल, तो बी है इसका आंसर। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के अनुसार भारत में करदाता द्वारा अर्जित कृषि आय कर से मुक्त है। ठीक है, तो आयकर इस पर लागू नहीं है। गलत है पहला स्टेटमेंट, बाकी दूसरा वाला करेक्ट है। कर परिहार एक कर बिल को कम करने के लिए नियमों के अपवाद या अपवाद का लाभ उठाकर या कर कोड की एक अनपेक्षित व्याख्या को अपनाने की कानूनी प्रथा है, तो दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के संबंध में विचार करेंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी UNCLOS को 1982 में अपनाया गया और 1994 में लागू हुआ। यह सम्मेलन विश्व के महासागरों और उनके संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी जो है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीवेड क्षेत्र में खनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए स्थापित नियामक निकाय है। देखिए, यूपीएससी अगर किसी स्टेटमेंट में सन देती है तो गलत नहीं करती। ठीक है, इसके अपोजिट अगर स्टेट पीसीएस से दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखें तो वहीं स्टेटमेंट गलत होते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन यूपीएससी में पहली बात तो सन पूछते नहीं, सीधे सीधे। अगर सन अगर किसी की दे दी है तो लगभग मान के चलिए कि वो सही होगी। ठीक है, ये इतिहास है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का यूपीएससी का। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो डी है इसका आंसर 1 2 3। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 में अपनाया गया, 1994 में लागू हुआ, तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। यह सम्मेलन विश्व के महासागरों और उनके संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। और इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी जो है ISA वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी UNCLOS द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीवेड क्षेत्र में खनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए स्थापित नियामक निकाय है, तो तीसरा वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा 2011 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभ पाने के पात्र हैं। यूपी PCS की टेस्ट सीरीज जब मैं करा रहा था उसमें भी मैंने कराया है सवाल 2 बार कम से कम। केवल SC ST समुदाय के परिवार के वयस्क सदस्य, केवल गरीबी रेखा यानी BPL परिवारों के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों के वयस्क सदस्य या किसी भी घर या परिवार के वयस्क सदस्य। 100 दिन के रोजगार की गारंटी। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें अनुसूचित जाति जनजाति की या BPL की या OBC की। किसी भी परिवार या घर परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं वो 100 दिन का रोजगार मिलेगा उनको। ठीक है, 1 वित्तीय वर्ष में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा किसी भी ग्रामीण परिवार को 1 वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य जो है अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं उनको। और घर के सभी वयस्क सदस्य, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उनकी जाति धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना इस योजना में वो लाभान्वित होने के पात्र हैं। तो डी करेक्ट है, नहीं किसी भी घर परिवार के सदस्य। तो 10 प्रश्न ऐड किए थे ये, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ठीक है, 28 को एग्ज़ाम है मई में यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का, और 14 मई को एग्ज़ाम है यूपी PCS का।